नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में होगी चारों धामों की शीतकाल यात्रा। 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऊखीमठ ओंकेश्वर मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। केंद्रीय खेल मंत्री से मिली रेखा आर्या। नेशनल गेम के सफल आयोजन का दिया आश्वासन। लोकल खेलों को राष्ट्रीय शेड्यूल में शामिल करने की मांग रखी। सार्वजनिक उपक्रमों के 40,000 कर्मचारियों को बोनस व महंगाई भत्ते की सौगात। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी। निर्वाचन आयोग ने हिमाचल से मंगाई 5,000 मतपेटियां। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। देहरादून की 2 नदियों में भारी मशीनों से खनन पर लगाई रोक। आज उत्तराखंड आएंगे बीएल संतोष। पार्टी नेताओं से निकाय चुनावों की लेंगे फीडबैक। निकाय चुनाव से संबंधित प्रदेश के नेताओं के साथ करेंगे चर्चा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर मंगलौर से है, जहां 1 सप्ताह से ज्यादा समय से गायब नाबालिग किशोरी की बरामदगी को लेकर परिजनों ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ मिलकर मंगलौर कोतवाली पहुंचकर पुलिस पर लापरवाही किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि नाबालिग किशोरी विगत 26 नवंबर को स्कूल के लिए निकली थी। स्कूल खत्म होने के बाद किशोरी घर वापस नहीं लौटी। अभी तक पुलिस ने किशोरी की तलाश नहीं किया और पुलिस किशोरी को नहर में डूबकर आत्महत्या किए जाने की बात कह रही है। वहीं सीओ मंगलौर विवेक कुमार ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि कोई नाबालिग किशोरी नसीरपुर कला के पास गंग नहर में डूब रही है। पुलिस ने काफी तलाश की, लेकिन नाबालिग किशोरी का कोई सुराग नहीं मिला। उसके बाद पता चला कि नहर में डूबने वाली किशोरी नासिरपुर गांव की है, जिनके परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। समाज का एक परिवार रहता है जो कि बहुत गरीब परिवार है। न जाने कैसे कैसे अपने बच्चों को स्कूल भेज रहा है, मजदूरी करके अपने बच्चे पढ़ा रहा है। उनकी 2 बेटियां और वो स्कूल जाती हैं, डेली जाती थी। एक दिन क्या हुआ कि जो छोटी बेटी है वो ये कह करके अपनी बड़ी बहन को कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है या तबीयत खराब है, ये कह के घर स्कूल के आधे रास्ते से वापस आती है। और जब बड़े वाली बेटी वापस घर आई तो वो घर नहीं मिली उसे। 27 तारीख की शाम को 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कुछ लोगों ने एक लड़की को जो डूबते हुए देखा था। तो नहर में उसका ढूंढने का भी प्रयास किया गया, तो उसका पता नहीं चला था। बाद में ज्ञात हुआ कि नसीरपुर कला की रहने वाली जो युवती है, नाबालिग है, और उसके संबंध में जो प्रकरण है वो हुआ है। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और लगातार इसकी तलाश भी जारी है। उत्तराखंड में करीब 300 धर्मशालाओं को नया रूप देने का काम शुरू। 20वीं सदी के शुरू में एक धनी महिला ने बनवाए थे, जिसको राज्य पर्यटन विभाग डेवलप करेगा। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में धारचूला से हल्द्वानी तक करीब 300 पुरानी धर्मशालाएं हैं। माना जाता है कि इन्हें 20वीं सदी के शुरू में जसुली देवी नाम की एक धनी महिला ने बनवाया था। राज्य पर्यटन विभाग अब इन धर्मशालाओं को संग्रहालयों या कैफे में बदलने में जुटा है। नैनीताल जिले के अल्मोड़ा रोड पर ऐसी ही एक धर्मशाला पर काम चल रहा है। एक धर्मशाला छीनापानी क्षेत्र में है, जिसको पर्यटन विभाग ने डेवलप किया है। कुल अराउंड 196 लाख का प्रोजेक्ट था, जिसमें उसको डेवलप किया गया है। म्यूजियम को रिनोवेट करने के अब म्यूजियम की तरह उसको चलाने की कवायद है। साथ ही साथ उसमें एक कैफेटेरिया टाइप का और एंगलिंग सेंटर, इन तीनों चीज़ों को वहाँ पे डेवलप करने का। तो अभी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसका जो है हमें अनुमति भी प्राप्त हुई है कि इसको हम समिति के माध्यम से संचालित करें। सामाजिक कार्यकर्ता इस पहल की तारीफ कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे यहाँ रोजगार के नए मौके पैदा होंगे और लोगों का पलायन रोकने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड के अंदर एक महिला जसुली देवी सौक्याण के नाम से थी, जो है जिनके पास अथाह दौलत थी, और उन्होंने अपनी धन संपत्ति का उपयोग धर्मशालाएं बनाने के रूप में किया। और चंपावत, धारचूला से लेकर के हल्द्वानी तक उन्होंने विभिन्न धर्मशालाओं का निर्माण किया। आज जो है उत्तराखंड की सरकार इन धर्मशालाओं को जो है का सौंदर्यीकरण कर रही है और सौंदर्यीकरण करके इनको जो है पर्यटन के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया है। धर्मशालाओं की परंपरा पूरे भारत में है। धर्मशालाओं में यात्रियों
खासकर तीर्थ यात्रियों को मुफ्त या किफायती कमरे और खाना देने की सुविधा होती है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में बहने वाली सुशुवा और एक अन्य नदी में भारी मशीनों के द्वारा खनन की अनुमति दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने खनन पर लगे भारी मशीनों पर रोक लगाते हुए खनन कार्य मैनुअली करने को कहा। साथ में कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने को कहा। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तारीख तय की है। जो जनहित याचिका हमने संविधान के अनुच्छेद 226 के अंदर डाली थी, ये हमने देहरादून में डोईवाला स्थित सुशवा सोन रिवर है, 2 नदियों के संदर्भ में डाली थी। और हमारा इसमें पहला मैंडेमस की हमने इसमें प्रेयर की थी। और हमारी पहली प्रेयर ये थी कि जो हैवी मशीन्स है, जो भारी हैवी मशीन्स होती हैं, क्रेन वगैरह, और जिससे खनन किया जाता है, उस पर रोक लगाई जाए। और दूसरा ये कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनकी जो इरिगेशन का प्रॉब्लम है, सिंचाई का प्रॉब्लम है, उस पर ध्यान दिया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण ध्वस्त करते हुए कब्जा करने की प्रक्रिया को नगर निगम द्वारा तेजी से किया जा रहा है। नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा लाल दंत पर संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि पर अतिक्रमण ध्वस्त किया गया। साथ ही उस भूमि को नगर निगम ने अपने कब्जे में भी लिया। मौके पर मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा और तहसीलदार सचिन कुमार मौजूद रहे। नगर निगम और राजस्व विभाग की एक संयुक्त पहल है, जिसमें हम लोग सरकारी ज़मीनों को खाली करा रहे हैं और उसी के क्रम में आज यहाँ अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और इस ज़मीनों को शहर की समस्याओं को हल करने के लिए, चाहे वो ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो, डेडिकेटेड मार्केट क्रिएट करना, वेंडिंग जोन क्रिएट करना, नगर निगम की आय वृद्धि करना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण, इसके ऊपर इनका प्रयोग किया जाएगा। आज इसको कब्जे में लिया जा रहा है और जल्द ही इसका हम डिज़ाइन तैयार कराएंगे आर्किटेक्ट से। और इसके बाद इसमें क्या सबसे बेहतर इस लोकेशन के हिसाब से हो सकता है, जिसमें नगर निगम की आय भी हो और आम जनमानस को सुविधा भी हो। खबर उत्तराखंड में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में चौराहे चौड़ीकरण अभियान में प्रशासन ने फिर से कार्रवाई करते हुए कुसुमखेड़ा तिराहे पर गुलाबी बिल्डिंग पर पीला पंजा चलाया। एसडीएम परितोष वर्मा और पीडब्ल्यूडी के एक्शन अशोक कुमार चौधरी के नेतृत्व में कुसुमखेड़ा चौराहे चौड़ीकरण अभियान में तेजी लाई गई। एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को लंबे समय तक अपना अतिक्रमण खुद ध्वस्त करने का समय दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद अतिक्रमण फर्स्ट नहीं हुआ तो प्रशासन ने जेसीबी लगाकर अतिक्रमण फर्स्ट कर लिया। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अशोक चौधरी ने बताया कि कुसुमखेड़ा चौराहे पर चौड़ीकरण के साथ ही घंटाघर जैसा एक ऐतिहासिक स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, जो कि शहर की पहचान बन सके। देखिए, यहाँ पे कुसुमखेड़ा चौराहे पे एक आवासीय लीज थी, जिसे निरस्त कर दिया गया है। और क्योंकि यहाँ पे लोक निर्माण विभाग को द्वारा सड़क की आवश्यकता बताई गई है, तो इसी की आवश्यकता के दृष्टि ये लीज भी निरस्त की गई है और इस जगह को लोक निर्माण विभाग को हैंड ओवर भी कर दिया गया है। इसकी बिल्डिंग जो 5 मंजिला भवन था, इसको तोड़ने के लिए भवन स्वामी द्वारा समय मांगा गया था और निर्धारित समय उपरांत भी भवन स्वामी द्वारा, क्योंकि भवन को ध्वस्त नहीं किया गया, इस कारण आज यहाँ पे विभाग के द्वारा बलपूर्वक इसको तोड़ा जा रहा है। हमारे जो 13 चौराहे हैं, उसके चौड़ीकरण में एक कुसुमखेड़ा था। इसमें हमको बहुत अच्छा यहाँ पे स्पेस मिला है। जो काफ़ी समय से ये अतिक्रमण वाली बिल्डिंग थी, इसको तोड़ने के लिए हम लोगों ने इनको नोटिस दिया था, साथ में समय भी दिया था कि इसको तोड़ लें। तो इसमें काफ़ी इन्होंने लंबा समय लगा लिया था। तो अंततः जो है पुलिस प्रशासन और हम सभी लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं, तो हमने निर्णय लिया है कि इस काम को हमें जल्द से जल्द शीघ्र निपटाना है और जनता के लिए हम इसको समर्पित कर रहे हैं चौराहे के रूप में। यहाँ पर आगे जो फ्यूचर में प्लान है, ये आप लोग देख रहे हो, जो ये बिल्डिंग वाला पार्ट है, इसको हम संभवतः एक रोटरी के रूप में प्लान कर रहे हैं।
सर्दी का मौसम शुरू होते ही कई बीमारियों के आने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में सर्दी से बचाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। वहीं दून मेडिकल कॉलेज के CMS अनुराग अग्रवाल ने बताया कि देहरादून क्षेत्र एक पहाड़ी राज्य में आने के कारण यहाँ कई बीमारियों के बढ़ने की संभावना रहती है। हाँ, देखिए हम देख रहे हैं कि देहरादून हमारा एक पहाड़ी राज्य होता है। इसमें ठंड काफ़ी तेज़ी से अब सुबह शाम की तो बहुत बढ़ गई है। इसके अलावा थोड़ा पोल्यूशन भी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में बारिश न होने के कारण ये पोल्यूशन जमा रहेगा वातावरण में, और ये एक ठंड के साथ मिलकर फॉग और स्मोक मिलकर स्मोक बना देते हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय वातावरण में रहता है। तो ऐसे में जो सांस के मरीज़ हैं, जिनका सांस या फेफड़ा कमज़ोर या ख़राब है, तो ऐसे में पोल्यूशन के अपने इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि दमे का मरीज़ हैं, COPD के मरीज़ हैं, या TB के मरीज़ हैं, या दिल के, शुगर के और किडनी ख़राब होने के मरीज़ हैं, साथ ही कैंसर रोगी हैं या बड़ी उम्र के हैं। तो ये 5-6 कंडीशन ऐसी हैं कि जिसमें पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हम लोग देखते हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर दून पुलिस ने पाठशालाओं में यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के बारे में बताया गया। इसी को लेकर SSP देहरादून ने बताया कि विगत दिनों में देखने में आया कि जिस तरह से दर्दनाक हादसे हुए हैं, ऐसे में देखा गया कि जो हमारा यूथ है, यंग एज के बच्चे हैं या फिर स्टूडेंट हैं, उनके लिए हमने ये अभियान चलाया है। बहुत दूर नहीं है, स्कूल है, 2-3 किलोमीटर घर है। एज के बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनके एक्सीडेंट्स भी हुए और मृत्यु भी हुई। उसको देखते हुए जैसे हमारी इन्फोर्समेंट की कार्रवाई तो हमने बढ़ाई है, खासकर ओवर स्पीड ड्रंकन ड्राइविंग, लेकिन जिस तरह के एक्सीडेंट देखने को मिलता है या वायोलेशन अभी भी यूथ में खासकर ज़्यादा देखने को मिलता है, इसके लिए एक मुहिम के तहत एक बार का अभी हमने एक अभियान चलाया हुआ है, जिसके क्या रिजल्ट्स आते हैं, जिसमें जहाँ भी चालान अगर कोई यंग बच्चों का किया जा रहा है, स्टूडेंट्स का किया जा रहा है, तो उनके पेरेंट्स से बात जरूर की जाए, उनको भी अवगत कराया जाए कि उनका बच्चा यहाँ ओवर स्पीड करते हुए पकड़ा गया, उसका चालान किया जा रहा है, या उसने हेलमेट नहीं पहना, उसकी जान को इस तरह से खतरा हो सकता है। तो इस तरह से उनके जब पेरेंट्स को बताया जा रहा है, देखा गया अधिकतर मामलों में पेरेंट्स को उसकी जानकारी नहीं थी कि वो बिना हेलमेट के घूम रहा हो या इस तरह से डेंजरस वो ड्राइविंग कर रहा हो। रुक करते हैं अगली खबर का। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के निर्देश पर ARTO प्रवर्तन रुड़की कृष्णचंद्र परौलिया द्वारा निजी स्कूल वाहनों का सड़क पर औचक निरीक्षण किया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान ARTO ने स्कूली बसों की स्थिति, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, बीमा, वाहन चालकों के दस्तावेज और उनके लाइसेंस की जांच भी की। साथ ही स्कूल बसों में फायर सेफ्टी उपकरण, CCTV कैमरा, एक वाहन सीज किया गया और GPS ट्रैकिंग जैसे सुरक्षा मानकों का भी निरीक्षण किया गया। गाड़ी तुम्हारी है, बच्चों को भर रखा तुमने? कितने बच्चे हैं? उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में हुई कार का शीशा तोड़कर 8 लाख की चोरी के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। पुलिस अब तक चोरों का सुराग नहीं लगा पाई। रुद्रपुर के SP सिटी उधम सिंह नेगी ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए पुलिस की 3 टीमों को लगाया गया और जल्द ही घटना का खुलासा और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के हाथ CCTV कैमरे का फुटेज लगा है, उसके आधार पर ही आरोपियों की तलाश की जा रही है। उत्तराखंड सहित अन्य प्रदेश में भी पुलिस की टीम दबिश दे रही है। इसमें हमने आसपास के क्षेत्र के CCTV फुटेज खंगाले हैं और हमें कुछ लीड्स भी अभी हैं हमारे पास और हमारे अपना मुखबिर तंत्र भी है, उससे भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन अभी तक मिली है। और हमारे द्वारा 3 टीमें अभी बनाई गई हैं इसके लिए और गैर राज्य में भी हमने अपनी एक टीम भेजी है इस तरह की घटनाओं में लिप्त व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करने के लिए।
देवभूमि उत्तराखंड में बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। इसी कड़ी में कांग्रेसियों ने नशा नहीं नौकरी दो कार्यक्रम के तहत देहरादून में सचिवालय कूच किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेसियों का आरोप है कि भाजपा के सत्ता में आते ही बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई। युवाओं को सरकार नशे में धकेलने का काम कर रही है। वहीं भाजपा का आरोप है कि प्रदेश में नशा बढ़ने के पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है। इसके अलावा राज्य के बेरोजगार युवाओं को सरकार रोजगार देने का प्रयास कर रही है। भाजपा का दावा है कि धामी सरकार ने राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ते हुए अब तक 19,000 के करीब भर्तियां भी कर दी हैं और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। यही वजह है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 4.4% घटी है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने देहरादून में नशा नहीं नौकरी दो कार्यक्रम के तहत सचिवालय का कूच किया है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेसियों का आरोप है कि भाजपा के सत्ता में आते ही बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। युवाओं को सरकार नशे में धकेलने का कार्य कर रही है। वहीं भाजपा का आरोप है कि प्रदेश में नशा बढ़ने के पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है। इसके अलावा राज्य के बेरोजगार युवाओं को सरकार रोजगार देने का प्रयास कर रही है। भाजपा का दावा है कि धामी सरकार ने राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ते हुए अब तक 19,000 के करीब भर्तियां भी कर दी हैं। पुकार रहे हैं, पुकार रहे हैं कि हमने नशा लेना रोजगार देगी, नौकरी देगी, बनाया। आज हजारों की संख्या में उत्तराखंड का युवा निकला है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत हमारे बड़े दर्द के साथ की। जो नशा नहीं नौकरी दो का नारा है, उस नारे को आज देहरादून की सड़कों पर और सारे देश में गुंजायमान करने का काम जहाँ अमित शाह नरेंद्र मोदी के मित्र के कोर्ट में 3,000 करोड़ की शराब नशा पकड़ा गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। वहीं उत्तराखंड के गांव कस्बों में नशा पहुंच गया है। वहीं माकम सिंह जैसे लोग पैदा बीजेपी ने किए, SSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर, TET के पेपर लिए, और दूसरी तरफ अगर आते हुए कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का रास्ता भी बंद कर दिया, अग्निवीर योजना लगे, SSB के सिविल वर्दी को खत्म कर दिया। ये सारे ऐसे मामले हैं जिससे रोजगार खत्म हुआ है, इसीलिए आंदोलन। देखिए, ऐसा है कि प्रदेश के अंदर कांग्रेस की भी सरकार रही है और जब राज्य बना था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तत्कालीन आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, गृह मंत्री आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने अपने वायदे के अनुसार उत्तराखंड राज्य का गठन किया और राज्य गठन के पश्चात जो पहली सरकार बनी वो राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस ने किस तरह से यहाँ की बुनियाद रखी है, किस तरह से यहाँ का जो है विकास की एक रोड मैप तय किया है, तो कांग्रेस अगर नशा बढ़ रहा है तो इसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश जब बना था, वहाँ श्रद्धेय YS परमार जी जब पहले मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने वहाँ के विकास की भूमिका को स्थापित किया था, तय किया था। तो इसी तरह से जब कोई नवोदित राज्य बनता है तो उसमें शुरू में क्या दिशा रहती है, क्या उसके लिए रोड मैप तय होता है विकास के लिए, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। शुरू के 5 साल उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को दिए और उसके बाद यहाँ कांग्रेस के कई मुख्यमंत्री रहे, उनके निर्देशन में राज्य ने आगे बढ़ा है। तो जो जो उन्होंने दिशा तय की उसका उनका भी पूरी भूमिका है। वहीं एक ओर जहां विपक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सियासी बवाल खड़ा किया है, तो वहीं दूसरी ओर धामी सरकार अग्निवीरों को आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार ने अग्निवीर योजना के तहत भर्ती उत्तराखंड मूल के उन अग्निवीरों के पुनर्वास पर मंथन शुरू कर दिया है जो रिटायर्ड होकर घर लौटेंगे। ऐसे अग्निवीरों को सरकार समूह गा के वर्दीधारी पदों पर 10% क्षैतिज आरक्षण देने पर मंथन कर रही है। इतना ही नहीं, धामी सरकार राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के विजेता खिलाड़ियों को भी सरकारी सीधी भर्ती में 4% आरक्षण का लाभ भी देने जा रही है, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए।
देखिए, निश्चित रूप से मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद करती हूँ कि जो हमारे खेल महाकुंभ है, इसमें प्रतिभाग करने वाले हमारे बच्चे हैं जो कि राज्य स्तर पर आ चुके होते हैं। इन बच्चों को भी जो है 4% का आरक्षण मिले, इसको लेकर विभाग प्रस्ताव जो है वो पहले से भी तैयार किए हुआ था और मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लेते हुए उसे घोषणा के रूप में परिवर्तित किया है। निश्चित रूप से अब इस खेल महाकुंभ में प्रतिभाग करने वाले बच्चे जो है अथवा खिलाड़ी जो हैं वो 4% का आरक्षण का लाभ लेते हुए आने वाले समय में इसको और रुचिकर और मेहनत से और अपनी प्रतिभा निखारने का काम करेंगे। इसका मतलब सरकार जो है मुंह की खा चुकी है और जीएसटी की तरह अब अग्निवीर योजना में भी संशोधन पर संशोधन होते रहेंगे। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो नीतियां बना रही हैं वो फुल प्रूफ नहीं हो रही हैं, उनमें ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है, होमवर्क नहीं किया जा रहा है। पहले उसको जनता पर लागू कर दिया जा रहा है और प्रयोगशाला जनता को बना लिया है। अब अग्निवीर में उनको खुद ही लूप होल्स नजर आने लगे और उनके खुद समझ में आने लगा कि अग्निवीर योजना के चलते युवाओं में खासा आक्रोश पनप रहा है और अब वो आरक्षण की बात करने लगे हैं। तो किस किस को आरक्षण इस देश के अंदर मिलेगा? पहले आप जो है जहां जहां जिन जिन प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं वहां वहां उनको सरकारी नौकरियों का वादा करके आ गए हैं। तो अगर सरकारी नौकरी देनी ही है अग्निवीरों को, हरियाणा चुनाव में आपने वही वादा किया। दूसरे जो सैन्य प्रधान प्रदेश हैं वहाँ आपने कहा कि अग्निवीर जैसे ही सेना की नौकरी पूरी करके आएंगे उनको सरकारी नौकरी देंगे। तो सरकारी नौकरी यदि देनी है तो उनको फुल टर्म फौज में दे दीजिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस की समझ अब दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, उनकी मानसिकता बहुत छोटी होती जा रही है। अगर आरक्षण मिल रहा है तो क्या दिक्कत है कांग्रेस को? एक तरफ तो कांग्रेस आरक्षण के लिए पूरे देश में बिगुल बजा रही है, दूसरी तरफ आरक्षण दे रहे हैं तो उससे परेशानियां हो रही है। तो इतना पेट में क्यों दर्द है कांग्रेस के? मुझे लगता है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार मिले तो कोई गलत बात नहीं है। अगर कांग्रेस इस प्रकार की अपने गलत बयानबाजी से, गलत शब्दों से अगर भ्रमित करने की कोशिश कर रही है तो मुझे लगता है कि आज प्रदेश की जनता भली भांति जानती है और प्रदेश के अंदर जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो प्रत्येक व्यक्ति को घर घर तक विकास पहुंचाने का काम कर रही है और प्रत्येक व्यक्ति को हर वो सुविधा देने की कोशिश कर रही है जिसका उनको पूरा अधिकार है और इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। सरकार भली भांति अच्छी प्रकार से काम कर रही है और इतिहास रचने का काम हमारी पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार कर रही है। कि देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने जब अग्निवीर की बात हो रही थी हम इसका भी विरोध कर रहे थे। अग्निवीर की जो व्यवस्था है सरकार की, ये तो केंद्र सरकार की ये व्यवस्था बिल्कुल गलत थी। लेकिन जब एक बार कुछ ना कुछ जहाँ बेरोजगारी बढ़ रही थी, जहाँ कुछ ना कुछ उनको रोजगार मिल रहा था, वहां पर ये मान के चलें कि भैया रोजगार चलो 3-4 साल के लिए तो सही। लेकिन अब जब उनको आरक्षण देने की बात सरकार कर रही है तो एक तरफ तो ये अच्छा कदम है, क्योंकि बेरोजगारी की जो मिड लाइफ में वो बाहर घर आता है तो उसको रोजगार की अवस्था तो है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो कुछ न कुछ काम करके आगे आया उसके बाद सरकार ने थोड़ा बहुत उसको फिर पुनर्जीव का निभाने के लिए पैसा भी दे दिया। ऐसी स्थिति में जो हमारे बिल्कुल युवा जो पीछे लाइन में खड़े हैं उनका जो उनके भविष्य पर खिलवाड़ के उनके भविष्य के तरफ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। सरकार को चाहिए कि उनका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सरकार के पास बेरोजगारी घटाने के बजाय और भी बेरोजगारी बढ़ने की संभावना इसमें आ रही है। एक तरफ ये युवा है जो आर्मी से 4 साल नौकरी करने के बाद वापस आया हुआ है, एक तरफ वो युवा है जो जिंदगी के फिर अपने करियर को शुरू करना चाहता है। तो मैं समझता हूँ सरकार को इसके लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। कुल मिलाकर विपक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि सरकार का दावा है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 4.4% घटी है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार अग्निवीरों और राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के विजेता खिलाड़ियों को भी आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। अब सवाल यह है कि आखिर राज्य सरकार कितनों को आरक्षण का लाभ देगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।